नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सीधे सदन से मैं आज कई ऐसी खबरें हैं जो आपको चौंकाएंगी। लेकिन सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार का प्रस्ताव मान गई है और मानने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है। आज पूरे दिन आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम आपको समझ में आ गए, कई कार्यक्रम नजर आए होंगे। उन कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज था कि सम्राट चौधरी दिल्ली से अपना कागज लेकर के आए थे और उस कागज को दिखाते चल रहे थे पूरे पटना की सड़कों पे। तो वहीं सदन के दोनों सदनों में कागज लहराए जा रहे थे और कागज लहराने का स्थिति ये था कि आज भारी पड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता की पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां। सीधे नज़र आ रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, उसके सदस्य पूरी तरह से जोश में थे। और आज चूंकि बजट को लेकर के और बहुत बड़ी बातें होनी थी, उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो वाद विवाद चल रहा था उसको लेकर के जिस तरह से एग्रेसिव नज़र आ रही थी, आज बिल्कुल हवा टाइट थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और पहले भी मैंने चर्चा किया था कि आज पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के जो बजट हैं उस पर बहस चल रहा था। उसी दौरान कई सदस्यों ने शून्यकाल में भी अपनी बातों को रखा और बजट के दौरान भी कई बातें रखी गई। जहां तक आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो कृषि का बजट था उस पर भी लेकर के, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसको भी लेकर के चर्चाएं चली। इसके साथ साथ संजय झा ने जो अपना विभाग उनका है जल संसाधन विभाग, उससे जुड़ी बातें की। गंगा परियोजना को लेकर के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कोई पहले से कहा करते थे कि गंगा ने हमें बुलाया है और गंगा की जो स्थिति है वो सब कुछ देख रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार के जो काम थे उसको गिनाया और रबर डैम की बात की। आपको पता है कि गया में पितृपक्ष मेला में देश विदेश से लोग पिंडदान करने आते हैं और जो कार्यक्रम जो कहा जाता है कि प्रस्ताव 2023 में पूरा होना था, ये जो रबर डैम का काम था 2023 में पूरा होना था, उसे 2022 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर, उनके आदेश निर्देश पर पूरा किया गया, जिससे कि पितृपक्ष से पहले उसको स्टार्ट कर दिया जाए और इसका फ़ायदा लोगों को मिले। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गंगा का पानी बाढ़ को लेकर के, बाढ़ में जब पानी आता है तो उसको विभिन्न जगह ट्रांसफ़र करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा में कहा जा रहा है कि वाटर पॉलिसी लागू करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ गंगा को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। कहा कि ये सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं गंगा की परियोजना केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और जो हमारे बिहार का सीमा है वो दूसरे देश से सटा हुआ है, इसलिए बिहार उसमें पहल नहीं कर सकता है और ये पहल कहीं ना कहीं करना होगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को कई मामलों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कृषि सेक्टर में भी 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लायक भूमि जो है उसे हमने पानी के प्रबंधन से तैयार किया है और वो उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोसी, गंडक, बागमती नेपाल से जुड़ी हुई है, जिस पर फैसला और सिल्ट की बात भी उन्होंने की कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हम तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर सोचना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस जल शक्ति विभाग जो है केंद्र का, वो हमारा सहयोग पूरी तरह से नहीं कर रहा है, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। हम अपने बदौलत जल प्रबंधन करते हैं और जल संसाधन विभाग अपने हिसाब से बिहार सरकार सब कार्यों को कर रही है। इसके लिए हमने प्रबंधन को लेकर के, वाटर लॉगिंग को लेकर के भी, जल जमाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जल जमाव हो रहा है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री का एक अपना अलग से विचार है, उस विचार पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 106 लोगों की बहाली हुई है, जिसमें कनीय लेखा लिपिक की बहाली हुई है। उसके साथ साथ इंजीनियरों की बहाली हुई है, निम्न लिपिक की बहाली हुई है। ये सारी चीज़ें बताते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके पहले आपको हमने बताया ही था कि कृषि मंत्री अपनी बात रख रहे थे, तो इसके बाद नंबर आया वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का और विजय कुमार चौधरी ने अपने प्रस्ताव रखे। पहले प्रस्ताव को उन्होंने रखा तो उसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया था। विपक्ष इन सवालों का जवाब सुनने की क्षमता नहीं रख रहा था, जैसा
कहना था सत्ता में बैठे दलों का, और इस बात को लेकर के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इजाज़त दी और उसके बाद से विजय कुमार चौधरी ने अपने प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसमें आगे जो चीज़ें हुई उसमें राशि निकासी के लिए और सदन की सहमति चाहिए। जो योजनाएं बनाई गई हैं, जिस तरह का बजट का आकार बनाया गया है विभिन्न विभागों के लिए, वो हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो पारित हो गया और सभा ने विनियोग विधेयक संख्या 2 को भी पास कर दिया। इन सब के बाद शून्यकाल का समय आया। शून्यकाल में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के कहा यह जाने लगा कि सब कुछ संतोषप्रद है, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पहले ये बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जवाब तो आए हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है। इस पर भी बहस हुआ। इस बीच में आपको बता दें कि हरीश सहनी मत्स्य पालन विभाग के कार्य प्रणाली को लेकर के एक बार फिर से नाराज थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे सही ढंग से जवाब नहीं दिया गया। और जब उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि सरकार के लोग जो जवाब दे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जवाब देती है, एक विभाग दूसरे विभाग पर थोपता है और विभाग के मंत्री भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर के कहा कि मैं इस सवाल का फिर से सदन में उठाऊंगा, आग्रह करूंगा कि इसे फिर से मुझे रखने का मौका दिया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को बिहार विधानसभा से दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित किया गया। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 से कुल राशि जो है वो पास कर दी गई है और इसमें कहा यह गया है कि वोटिंग के द्वारा जो राशि पारित की गई है वो अब निकालने और खर्च करने की सरकार को इजाज़त मिल गई है। कुल व्यय में राजस्व व्यय जो दिखाया गया वो करोड़ों रुपए में है, जिसमें से 2,12,326 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो वहीं 54,37 करोड़ रुपए का व्यय दिखाया गया, पूंजीगत व्यय दिखाया गया है। कुल राजस्व व्यय में मतदेय राशि 1,92,155.8231 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ कुल पूंजीगत व्यय के में मतदेय की राशि जो है वो 30,478 है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कुल मिलाकर के 51 सेक्टर हैं, उन सब के लिए जो राशि निर्धारित की गई है उस राशि की स्वीकृति मिल गई है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ सरकार जो है अपना पक्ष रख रही थी, वहीं विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गईं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें हमने आपको बताया था कि हरीश सहनी ने पशु एवं मत्स्य विभाग की द्वारा दी गई जो जवाब है उसे असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्होंने अपना जवाब मांगा था कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर राज्य के मछुआरों के लिए मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड देने की निर्गत करने की व्यवस्था हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा, सरकार पर आरोप लगाया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कैंप लगा करके आवेदन लिए जाते हैं और आवेदन ले करके सरकार जो है 10,921 को वैध घोषित करती है और बैंक जो है वो मात्र 304 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि किसानों की क्या स्थिति होगी। इसके साथ साथ इस पूरे विषय पर आलोक मेहता ने जवाब दिया और उनके जवाब से भी लगभग संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि SLBC का जो है वो निर्माण किया गया है और बहुत सारी ऐसी बैंक जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए कि वो इस तरह की व्यवस्था करे। बिहार सरकार अपने दम पर किसान क्रेडिट कार्ड ये देने की व्यवस्था जो की है, आंशिक रूप से कहीं ना कहीं हम उस काम को कर रहे हैं और इस काम को और आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इस मामले पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने पूरी जांच की प्रक्रिया और इस पर स्पष्ट अपनी बात रखा, लेकिन इसके बावजूद भी जो विरोधी खेमे के सदस्य थे वो संतुष्ट नहीं दिखे। इसके साथ साथ संजय पासवान उठे और उन्होंने बैंक के माध्यम से जो केंद्र और राज्य का राज्यांश है उसको लेकर के भी चर्चाएं चली। उसमें राज्य सरकार और सरकार के मंत्री ने इस पर खेद व्यक्त किया कि केंद्र सरकार से हमें उचित
कहा जा रहा, यहाँ तक उन्होंने कहा कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय फसल बीमा को लेकर के राज्य सरकार ने कहा कि इस योजना को हम पूरी तरह से लागू किए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर नीरज कुमार ने भी अपने प्रश्न रखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे संतुष्टि मिली है। इसके बाद प्रमोद कुमार ने बालू साफ की योजना की बात की। उन्होंने कहा कि सड़कों पे जिस तरह से बालू जमे रहते हैं और धूल उड़ने पर वो लोगों को पड़ते हैं, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। उसके बाद अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर के भी चर्चा की गई। श्रवण कुमार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसके साथ साथ पंचायत भवन के निर्माण को लेकर के भी श्रीमती रेखा कुमारी ने अपनी बात रखी थी, जिस पर उन्हें जो जवाब मिला वो जवाब उनको संतुष्टिप्रद लगा। इसके साथ साथ और भी संपर्क पथ निर्माण की बात रखी गई थी। कुल मिलाकर के जो सरकार के जवाब थे उससे अधिकांश लोग सहमत नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जिन सवालों को पूछा गया था विपक्ष के द्वारा, उन सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं जिच नजर आई। इसी बीच में आपको बताएं कि फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर के गुलाम गौस ने कहा, और ये उनका कहना था कि पटना से दीघा हाट के पास आसियाना डॉन बॉस्को स्कूल की ओर से जाने वाला रास्ता पहले की तुलना में बहुत व्यस्त रहता है, इसके लिए फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाए। तो इस पर सरकार का जवाब था कि ये व्यवस्था नहीं है और उसमें जो कहा जाता है टेक्निकल परेशानी है, जिसको लेकर के वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद राशि की उपलब्धता पर भी बात कही गई। इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा जरूर हुई, लेकिन अंततः कहा यह जा रहा है कि सरकार ने असमर्थता व्यक्त की। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ललन कुमार सराफ ने भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने मंत्री पथ निर्माण विभाग से अपनी बात पूछी। पुल पुलिया के निर्माण की बात उन्होंने रखी थी। तो वहीं सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई और यूरिया एवं उर्वरक की आपूर्ति को लेकर के था, इसको लेकर के केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने घेरा और मंत्री ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सही समय पर हमें खाद आपूर्ति नहीं करती है। ये मामला जब सामने आया तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा और बहस हुई और केंद्र सरकार पर अंततः इस पूरे मामले का जो दोषारोपण है वो किया गया कि खाद जो है समय पर नहीं मिलता है। ये केंद्र सरकार का मामला है और इस मामले पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये भी कहा गया कि जो माननीय सदस्य हैं वो इस मामले पर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं बताएं और समझा करके इसको लागू करने की बात करें। इन सब के अलावा आपको बता दें और भी कई सवाल थे, सवालों के जवाब आए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शून्यकाल का समय आया। शून्यकाल में राधा चरण शाह, घनश्याम ठाकुर, रामबली सिंह, प्रमोद कुमार, तरुण कुमार, उसके बाद रीना देवी, सोहेब कारी ने अपनी बात को रखते हुए जो गरीबनाथ मंदिर है उस मंदिर को लेकर के अपना प्रस्ताव रखा कि हर साल गरीबनाथ मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं जल ढारने के लिए। इसके लिए हम तो जिस तरह से चाहें व्यवस्था करते ही हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से होते हुए मैं चाहूँगा कि इस मंदिर में जाने के लिए एक बोर्ड लगे और एक गेट का निर्माण हो। इसके साथ साथ व्यवस्था की जाए जिस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कृषि विभाग की बात को लेकर के जहाँ अनिल कुमार ने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं उन्होंने सुधाकर सिंह का मामला भी उठाया, जिसको लेकर के काफ़ी कहा सुनी होने लगी, बातें भड़क गई कि जो व्यक्ति अब मंत्री है ही नहीं उसकी चर्चा सदन में करके क्या फ़ायदा है। इसके बाद आपको बताएं कि मामला जब मोतिहारी चीनी मिल का आया तो इस मामले में महेश्वर सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो चीनी मिल की समस्या है वो चीनी मिल पहले कितनी संख्या में हुआ करती थी। मैं चूँकि उसी क्षेत्र से आता हूँ और चीनी मिलों की घटती संख्या और उसे समाप्त होना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल दे रहा है। इसी पर अनिल कुमार का कहना था कि प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कहा था कि मैं अगली बार जब 2019 में आऊँगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊँगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन सारी बातों को लेकर के 2025 तक सरकार ने वादा किया है कि 2025 तक हर खेत को पानी पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं केंद्र सरकार को गाद नीति लाने की बात कही गई और ये आज का सत्र समाप्त हुआ। कल बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी और इस चर्चा में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज जिन विभागों के विषय में बातचीत हुई हमने आपको पहले ही बता दिया कि उन विभागों में कई ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर के
चर्चाएं हुई, जिसमें हमने आपको बताया कि तारांकित प्रश्न 6 थे, 6 विभागों के थे। तो वहीं जो अल्पसूचित प्रश्न थे वो कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग से जुड़े हुए थे। बिहार विधान परिषद ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था उसको लेकर के 203वें सत्र के लिए माननीय मोहम्मद सोहेब कारी का जो प्रस्ताव था वो मान लिया गया। उन्होंने सभापति महोदय से आग्रह भी किया था कि बिहार झारखंड बंटवारा के बाद बाबा बैजनाथ धाम की अधिकतम भीड़ ख्याति प्राप्त ज्योतिर्लिंग बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ गई है। उत्तर बिहार में बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है और सरकार द्वारा सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। मुजफ्फरपुर के चारों ओर से जोड़ने वाले मुख्य सड़कों पर जैसे मुजफ्फरपुर जानकी धाम सड़क वाया सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर वाया मुसरी घरारी, पटना, मुजफ्फरपुर वाया हाजीपुर और मुजफ्फरपुर मोतिहारी है। बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचने के लिए चारों तरफ से मुख्य प्रवेश द्वारों पर नक्शा सहित पहुंच मार्ग तथा 5 भव्य तोरण द्वार बनाने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं और सरकार का वक्तव्य आया कि वस्तु स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर चारों दिशाओं से जुड़ा है एवं प्रवेश द्वार पर नक्शा तोरण द्वार निर्माण पर यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण कराकर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि संतोषजनक जवाब मिला और इस जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट दिखे सोहेब कारी। हमारी मुलाकात भी उनसे हुई और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले से भी वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। हर धर्म की पूजा होनी चाहिए, हर धर्म के लोगों को सम्मान करना चाहिए एक दूसरे के धर्म का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज की जो है वो विधान परिषद की कार्रवाई समाप्त हुई। नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, उनके साथ साथ उनके करीब 1 दर्जन के आसपास मंत्री भी मौजूद थे और नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे जब बजट को लेकर के सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाकी की खबरें तो जबरदस्त जारी रहेंगी। कल फिर हम आएंगे सदन से सीधे और जो कल दिन भर कार्रवाई होगी और आपसे जुड़े हुए सवाल होंगे उन सवालों का जवाब हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।